नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीजोन इंस्टीट्यूट बीकानेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बायोलॉजी के इस क्लास के अंदर ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज की क्लास में हमें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ना है। पीछे की जो क्लासेस हुई हैं उनमें हमने ब्लड क्या होता है, ब्लड किन किन पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं और ब्लड ग्रुप्स के इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करके आए हैं। आज की क्लास जो होगी वो स्पेशली ब्लड क्लॉटिंग एंड इट्स प्रोसेस के बारे में होगी कि रक्त का थक्का कैसे जमता है और थक्का जमाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे पूर्ण होती है, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस के अंदर भाग लेते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कुछ एक सिंपल जो अपने कुछ वर्ड्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो अपने ब्लड के बारे में डिस्कस करनी है कि ब्लड बैंक क्या होता है एंड प्रतिस्कंदक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स के अंदर आज हमें जो पढ़ना है वो है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग मीन्स रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन, तो ये रक्त स्कंदन जो है ये क्या चीज होती है? स्कंदन वर्ड का मीन होता है जमना, किसी भी पदार्थ का जमना, अर्थात रक्त स्कंदन का मतलब है खून का जम जाना, रक्त का जम जाना, या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त जम जाता है उस प्रक्रिया को हम रक्त स्कंदन कहते हैं। अब ये जमाव कब होगा? बॉडी के अंदर होगा या जब ब्लड बॉडी से बाहर निकल रहा होता है उस समय होगा? तो एब्सोल्युटली आप आंसर देंगे कि रक्त का जो जमाव होता है वो उसी समय होता है जब रक्त शरीर से बाहर निकल रहा होता है। दैट मीन्स जब किसी व्यक्ति को कोई सिंपल नॉर्मल चोट लग जाती है और जिस जगह पर चोट लगी है, जहां पर कट हुआ है और ब्लड कैपिलरीज के अंदर से जो खून बाहर निकल रहा है, उस जगह पर ब्लड की क्लॉटिंग होती है, उस जगह पर रक्त का थक्का बनता है और चोट लगने के 2 से 3 मिनट बाद में जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है। तो हमें इसी प्रोसेस के बारे में पढ़ना है कि ये प्रोसेस कैसे पूरी होती है। तो रक्त का थक्का जमने का मीन क्या हुआ या ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या हुआ कि ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा डैमेज्ड टिश्यू या डैमेज्ड कैपिलरीज जो होती है वहां से निकलने वाला जो ब्लड है वो ब्लड क्लॉट बना लेता है, वो ब्लड जम जाता है, स्कंदित हो जाता है और खून की हानि को रोक देता है, खून को बाहर आने से रोकता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग का नाम देते हैं, रक्त स्कंदन का नाम देते हैं। तो रक्त स्कंदन की अगर बात आई है तो सबसे नॉर्मल चीज जो हमें इसमें ध्यान रखनी है कि रक्त स्कंदन करवाने के लिए किन पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तो जिन पदार्थों की रक्त स्कंदन करवाने के लिए जरूरत पड़ती है उन्हें बोला जाता है कारक। क्या कहा जाता है इनको? कारक। ठीक है, यानी कि ये ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो रक्त स्कंदन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हें अपने रक्त स्कंदन कारक का नाम देते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये जो कारक हम बता रहे हैं ये टोटल कितने होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा ये टोटल कितने कारक होते हैं? 13 कारक होते हैं, यानी 13 कारक होते हैं। कुल 13 ऐसे कारक हैं, कुल 13 ऐसे पदार्थ हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, जो खून का थक्का जमाने के अंदर सहायता करते हैं। तो इन 13 के 13 को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन 13 फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये 13 फैक्टर्स कौन कौन से हैं और इनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। पहले तो हमें उसकी बात करनी है, उसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक थ्योरी दी गई है, कैस्केड थ्योरी। उस कैस्केड थ्योरी के ऊपर अपने को डिस्कस करना है कि उसके द्वारा किस तरीके से ब्लड की क्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इन 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में बता देता हूं कि ये कौन कौन से 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इनको इसी सीरियल में याद रखना है कि जो फर्स्ट नंबर पर है उसको फर्स्ट नंबर पर ही बताना है। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट नंबर का फैक्टर है उसको हम 12th नंबर का बता दें या जो 6th नंबर का फैक्टर है उसको हम 4th नंबर का बता दें।
इनका नंबर निर्धारित है, जिस नंबर पर ये आते हैं उसी नंबर पर इनकी वर्किंग होती है। सो फर्स्ट नंबर पर जो आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। क्या नाम होता है? फर्स्ट नंबर पर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसका नाम होता है फाइब्रिनोजन, जो कि एक प्रोटीन है और इसका निर्माण हमारे लीवर के द्वारा किया जाता है। यकृत नाम का जो अंग है उस अंग के द्वारा इसे बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड नंबर का फैक्टर आएगा, सेकंड नंबर पर जो फैक्टर आता है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये भी लीवर के द्वारा बनाया जाता है। थर्ड नंबर का जो अपने फैक्टर है इसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि डैमेज्ड टिश्यू के द्वारा निकाला जाता है। इसके बाद में फोर्थ नंबर पर जो आता है ये होता है एक आयन जिसे बोलते हैं कैल्शियम +2 यानी कैल्शियम आयन। 5 नंबर पर जो कारक आता है इसका नाम लिया जाता है लेबियल फैक्टर। लेबियल फैक्टर या इसी का नाम लिया जाता है प्रो एक्सिलेरिन फैक्टर। प्रो एक्सिलेरिन फैक्टर। 6 नंबर का जो फैक्टर है वो अननोन है, जिसके बारे में अभी कुछ ज्ञात नहीं है, सो इसे कहा जाता है अननोन फैक्टर। अननोन फैक्टर। इसके बाद में जो 7 नंबर का कारक आएगा इसका नाम होता है प्रो कन्वर्टिन। प्रो कन्वर्टिन फैक्टर। प्रो कन्वर्टिन या आप इसे बोलते हैं स्टेबल फैक्टर। प्रो कन्वर्टिन या फिर स्टेबल फैक्टर। इसके बाद में 8th नंबर पर जो आता है इसका नाम लिया जाता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, इसके बाद में जो 9 नंबर पर आता है इसका नाम लेते हैं क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर। 10 नंबर पर जो आता है 10 नंबर पर जो आता है इसका नाम लिया जाता है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। 11 नंबर पर जो आता है इसका नाम लेते हैं हम प्लाज्मा थ्रोम्बिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बिन एंटीसीडेंट। 12th नंबर पर जो फैक्टर आता है इसका नाम लिया जाता है हैगमैन फैक्टर। और जो 13th नंबर यानी कि 13वें नंबर पर जो आता है इसका नाम लिया जाता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये कुल 13 फैक्टर है जो कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में काम आते हैं। एक बार फिर से हम इनको रिपीट करते हैं, साथ में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अपने नोटबुक में सेव कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको इस क्लास का जो डिजिटल बोर्ड का PDF है वो PDF भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये 13 फैक्टर आपके कौन कौन से हैं? फैक्टर नंबर फर्स्ट इज फाइब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ है कैल्शियम +2, फिफ्थ है लेबियल फैक्टर या प्रो एक्सिलेरिन फैक्टर, सिक्स्थ है अननोन फैक्टर, सेवंथ है प्रो कन्वर्टिन फैक्टर और स्टेबल फैक्टर, एट्थ है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नाइन्थ है क्रिसमस फैक्टर, 10th है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बिन एंटीसीडेंट, 12th है हैगमैन फैक्टर एंड 13th है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये 13 फैक्टर्स जो हैं ये पूरी की पूरी प्रोसेस में अपना वर्क करते हैं। ठीक है, इन 13 के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं
या मोस्टली पूछे जाते हैं। पूछे जाने को तो सभी पूछे जा सकते हैं, बट जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं वो आपके पहले 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम +2। एंड इसके अलावा जो एक और है वो कौन सा है? लास्ट फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो इन 5 फैक्टर्स को तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, कौन सा इनका नंबर है और क्या इनका नाम है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से होगा कि, एक सेकेंड, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका यहां से आता है तो उसके अंदर आपको जो चीज पूछी जाएगी वो क्या होगा कि करेक्ट द मैच पेयर, यानी कि पेयर्स मैच करने का क्वेश्चन आ सकता है। जो पेयर्स बनाए जाएंगे उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में मैच करके फिर अक्सर अपने आप को आंसर देना होगा। जैसे कि यही जो 4 फर्स्ट वाले जो 4 हैं इनको आगे पीछे करके लिख दिया जाए कि सेकंड के सामने थर्ड को लिख दिया, थर्ड के सामने फर्स्ट को, फोर्थ के सामने थर्ड को, इस टाइप से इनके मैचिंग करवा दी और आपको बोला गया कि करेक्ट मैच बनाइए। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है। या फिर डायरेक्ट क्या क्वेश्चन होगा कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कुल 13 प्रकार के कारक काम में आते हैं, उनमें से दूसरा कारक कौन सा है या दूसरे नंबर का कारक कौन सा है। तो आपने क्या नाम बताना है? प्रोथ्रोम्बिन इज सेकेंड फैक्टर। या पूछे कि छठा जो कारक है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे इट्स अननोन फैक्टर। या आपको कहे कि 11वां कारक कौन सा है, तो आपको कहना है प्लाज्मा थ्रोम्बिन एंटीसीडेंट जो है ये आपका 11वां कारक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अपने बात करते हैं आगे प्रोसेस की, कि ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी कैसे होती है। इसको समझने के लिए हम इसे एक कहानी का रूप देंगे कि आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पर जो घटनाक्रम घटित हो रहा है वो किसी युद्ध के बारे में है, किसी वॉर के बारे में है। तो आपको उस चीज को एज्यूम करके चलना है, मतलब इमेजिनेशन करना है कि कहीं पर युद्ध हो रहा है और उस युद्ध को जीतने के लिए अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ब्लड कैपिलरी का फॉर्म करता हूं कि ब्लड कैपिलरी कैसी होती है। ब्लड कैपिलरी अगर बनाई जाए तो ब्लड कैपिलरी जो है वो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये आपकी क्या है? एक ब्लड कैपिलरी है, यानी कि रक्त वाहिका है। इसका नाम क्या है? रक्त वाहिका है। ठीक है, इसका नाम है रक्त वाहिका। और अगर इस रक्त वाहिका की बात की जाए तो इस रक्त वाहिका के अंदर ये जो इसकी दीवार होती है, यहां इस दीवार के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, जो कुछ इस टाइप की हैं। इसकी ये जो दीवार है, इस दीवार को यहाँ पर कवरिंग देती है ये सेल्स। इन सेल्स की अगर हम बात करें तो ये सेल्स कौन सी होती हैं? ये होती है एपिथीलियम सेल्स। कौन सी सेल्स होती है ये? एपिथीलियम सेल्स, यानी कि उपकला ऊतक की कोशिकाएं। ठीक है, उपकला ऊतक की कोशिकाएं जो है वो ये सेल्स होती हैं। या आप इन्हें अगर नाम भी इनका लिखें तो इनका क्या नाम रहेगा? इनका नाम होता है, ये है आपकी उपकला कोशिका, सॉरी उपकला ऊतक की कोशिका। ठीक है, तो इसका क्या नाम रहेगा? उपकला ऊतक। अब इसके अंदर वाली साइड में अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या बह रहा है? इसके अंदर बहता है ब्लड। ये इसके अंदर क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है, ब्लड कैपिलरी के अंदर। इसके अंदर अब ब्लड बह रहा है, तो ब्लड के अंदर आप पीछे टॉपिक में बात करके आए हैं कि ब्लड के अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है एंड प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा येलो पेल कलर का, पेल येलो कलर का लिक्विड हो गया। और जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 टाइप की होती है। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? नंबर 1
आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी एंड नंबर 3 प्लेटलेट्स। तो इन सभी को अपने अलग अलग फॉर्म कर लेते हैं। जैसे इस टाइप की जो संरचना है वो है आरबीसी की संरचना। किसकी संरचना है ये? आरबीसी की। इसके अलावा जो इसमें ये व्हाइट कलर का अपने शो कर रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर की सेल्स यहाँ नजर आ रही है आपको, ये व्हाइट कलर की जो सेल्स हैं ये कौन सी हैं? ये है डब्ल्यूबीसी। और जो रेड कलर की सेल्स है आपकी यहाँ पर है, ये क्या है? ये रेड कलर की सेल्स जो है ये आपकी आरबीसी है। और प्लेटलेट्स को शो करने के लिए हम कोई अलग कलर का यूज करते हैं। इसे मान लीजिए प्लेटलेट्स के लिए आप यहाँ पर कलर यूज कर सकते हो, ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। तो प्लेटलेट्स के लिए ये आपका कलर हुआ, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये इसके अंदर कौन सी है? प्लेटलेट्स की कोशिकाएं हैं। तो 3 टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो इस कैपिलरी के अंदर है। कौन कौन सी? जो व्हाइट कलर में हमने शो की है ये क्या है? ये है डब्ल्यूबीसी। व्हाइट कलर के अंदर जो है ये क्या होती है? ये होती है डब्ल्यूबीसी। जो ग्रीन कलर के, जो रेड कलर में है ये क्या है? आरबीसी। और जो ग्रीन कलर में है वो कौन सी है? प्लेटलेट्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप यूं समझिए कि ये जो सेल्स है इनके अंदर ब्लड बह रहा है और थोड़े समय पश्चात मतलब कोई ऐसी घटना घटित होती है जिससे इसके अंदर कट लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम लवेरियों की। तो ये क्या काम करते हैं कि बिना किसी वजह के स्किन काट लेते हैं। यूं समझ लीजिए वैसा ही कोई पागल आदमी है और उसने अपनी स्किन को कट कर लिया। अब स्किन कट की तो स्किन कट करेगा तो स्किन कट करने से जो कट आएगा वो कट ओनली स्किन में आएगा या स्किन के अलावा कुछ अदर पार्ट्स भी डैमेज होंगे। तो आप बोलेंगे कि स्किन जो है उसके अंदर भी तो ब्लड कैपिलरीज आ रही है, स्किन को भी तो ब्लड की सप्लाई हो रही है, वहां पर भी तो रक्त वाहिकाएं पहुंची हुई है। तो स्किन काटी तो उसकी ब्लड कैपिलरी भी कट गई। ब्लड कैपिलरी कटी तो कुछ आप यूं समझिए कि ब्लड कैपिलरी जो है वो इस जगह से आपकी कट हो गई, ठीक है। इतनी ब्लड कैपिलरी जो है वो यहां से कट हो गई। अब अगर ब्लड कैपिलरी कट हो गई है तो कट होते ही इस भाग से क्या निकलना शुरू हो गया? ब्लड बाहर निकलना शुरू हुआ। अब पहले थोड़ी देर तो प्यार मोहब्बतें पता नहीं चला, लेकिन बाद में सांस उखड़ गई कि अब क्या होगा, ठीक है। ऊपर से मरीज और हीमोग्लोबिन का निकल गया, इसका हीमोफीलिया का, ठीक है। तो हीमोफीलिया के अंदर खून का थक्का जमता नहीं है, तो अब प्यार मोहब्बत जो सारा का सारा है ना वो सिकुड़ के एक जगह रह गया। तो इसने क्या किया? अपना कैपिलरी को कट कर लिया। कट किया तो यहां से ब्लड जो है वो बाहर की तरफ फ्लो करने लगा। अब ब्लड की बाहर की तरफ जब फ्लोइंग होने लगी तो बंदा घबरा गया कि इतना गलत काम आज कर लिया, मुर्गे तो कौन करा। क्यों? क्योंकि अक्कल आ गई, ठीक है। पहले तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे ब्लीडिंग बढ़ने लगी तो पता चला। अब इसने प्रयास किया कि इसको कैसे ना कैसे रोका जाए। रोकने के लिए देसी भाषा में कह रहा है कि 25 बीड़ी मंडल यानी बिंग, जो मंडल का जो कागज होता है वो कागज अगर लगा लिया जाए तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ठीक है। तो वैसे कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए, लेकिन वैसे पार पड़ी नहीं। अब याद किया कि शायद कहीं पर हमें ऐसा कोई प्रोसेस पढ़ाया होगा, ऐसी कोई कहानी याद आई कि ब्लड क्लॉटिंग वगैरह कुछ होती थी। तो उसने कहा जस्ट आराम करते हैं, थोड़े टाइम बाद में ये अपने आप बंद हो जाएगा। अब बंद जब होने की बात आई तो ये बंद कैसे होगा? ये जो ब्लड है ये सर्कुलेट करना कैसे बंद होगा? अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जब ब्लड बाहर आ रहा है तो सिंपल सी बात है, 1 मिनट प्लीज।
ये जो ब्लड है, जब ये ब्लड बाहर आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि ब्लड के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स है। सारा का सारा जो मटेरियल है वो ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड के साथ बाहर आ रहा है। यानी इस जगह पर इस तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लेटलेट्स भी आ रही है, इधर आपके आरबीसी भी आ रही है, इधर डब्ल्यूबीसी भी आ रही है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ने तो हाथ जोड़ दिए कि हमारा तो अंतिम नमस्कार है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसके अंदर कोई सहायता नहीं कर सकते। क्योंकि आरबीसी ने तो साफ कह दिया कि मेरा काम है हीमोग्लोबिन के साथ पेचअप करवा के ऑक्सीजन को तेरे तक लेकर आना, लेकिन अपना काम यहां पर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और डब्ल्यूबीसी ने साफ मना कर दिया कि मेरा काम तो है रोगों से बचाना, मुझे रोगों से बचाना है, मुझे इस टाइप के फालतू पंगों के अंदर कोई हेल्प नहीं करनी है। तो डब्ल्यूबीसी ने भी मना कर दिया, आरबीसी ने मना कर दिया, प्लेटलेट्स ने बोला भी कोई बात नहीं, थे तो मना कर दियो, लेकिन मना किन की करनो पड़सी। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो है वो उतावली होकर उस घाव वाली जगह की तरफ भागती है। जैसे वो इधर आती है तो यहां पर पहले से डैमेज कौन हो चुका है, ये जो एपिथेलियम थी, ये जो ब्लैक कलर में हमने यहां पर पार्ट बनाया था, जो एपिथेलियम थी, ये एपिथेलियम भी तो डैमेज हुई है, स्किन कट हुई है, तो स्किन के साथ जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो भी डैमेज हो गई। ये डैमेज हुई तो प्लेटलेट ने आकर पहले से हालचाल पूछा कि बता भाई क्या हाल है, क्या हो। तो जैसे ही वो इससे हालचाल पूछने आती है तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ में टक्कर हो जाती है। जो प्लेटलेट्स और जो एपिथेलियम है वो एक दूसरे से टकरा जाती है, जबकि ऐसा इनका कोई फंक्शन नहीं था। प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनको तो ब्लड के फ्लो के साथ आगे बढ़ना था, परंतु जब वो इस तरफ आने लगी तो वो इस घाव वाली जगह पर एपिथेलियम से टकराती है। जैसे ही वो इससे टकराती है तो प्लेटलेट तो पहले अपने, ये जो एपिथेलियम थी ये तो पहले से ही डैमेज है, यानी कि डैमेज टिश्यू तो हमारा पहले से यहां पर पड़ा है, उसको तो साहबजादे ने खराब कर दिया। और प्लेटलेट जो थी वो इसके टच में आकर खराब हो गई, यानी कि अब हमारे पास यहां पर दो चीजें हैं, एक का नाम है डैमेज्ड टिश्यू एंड दूसरे का नाम है डैमेज्ड प्लेटलेट्स। यानी एक तो हमारे पास है क्षतिग्रस्त ऊतक, ठीक है, जिसकी कोई गलती नहीं थी, प्यार किया दिल ने और भुगतान कर रहा है ये ऊतक, कौन सा वाला, एपिथेलियम ऊतक। और दूसरा कौन सा है, डैमेज्ड प्लेटलेट्स, जो क्या आई थी, हालचाल पूछने आई थी कि ठीक है आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो आपको मतलब काट दिया, आपा कम हुकम की तो जाके पूछा होयो के है, ठीक है, तो ये हालचाल पूछने आई थी, ये वैसे खराब हो गई। अब क्या होता है कि जो डैमेज टिश्यू है ना, इसके आंसू आने लगे, रोने लग गया बेचारा। तो आंसू बहाते बहाते इसने अपने आंसुओं के द्वारा एक पदार्थ बाहर निकाला, उस पदार्थ का नाम था थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम था, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, डैमेज टिश्यू के जो आंसू आ रहे हैं उन आंसुओं के अंदर एक पदार्थ है जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद करो कहां लिखा था इसको, थर्ड फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के जो 13 फैक्टर्स है उनमें से ये तीसरे वाला है जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इधर प्लेटलेट्स जो हैं ये भी रोने लगी, इनके भी आंसू आ गए कि देख दे कितो शानो छोरो और के कर्म करिए। ठीक है, तो ये जो डैमेज्ड प्लेटलेट्स जो है इसने भी अपने आंसुओं का स्त्रवण स्टार्ट कर दिया और इसके द्वारा जो पदार्थ निकाला जा रहा है वो कौन सा है, वो है थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, और इसी का नाम लिया जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, इसके आंसुओं में जो पदार्थ है वो कौन सा है, थ्रोम्बोकाइनेज। एक निकाल रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरा निकाल रहा है थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, अब क्या हुआ कि थ्रोम्बोकाइनेज जो है इसके अंदर तो पावर है अपने आप को संभालने की कि बीपी बढ़ गया, बीपी ने वापस लेवल पर ले जानी है। ठीक है, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इसके पास ऐसी पावर है नहीं, तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
थ्रोम्बोकाइनेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और किसकी हेल्प लेता है, कैल्शियम +2, और ये कौन सा कारक था, ब्लड क्लॉटिंग का चौथा फैक्टर। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज में, किसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है, कैल्शियम +2 की हेल्प लेकर ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज बन गया यानी कि प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज कोशिश करता है कि इस घाव को भरा जाए, इस चोट को सही किया जाए। ये जो अभी हमारे साथ जो आप बीती हो रही है, ये अपने कैसे ना कैसे करके इसको सेट करें, इसको सही करें। थ्रोम्बिनेज ऐसी कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, उसके हाथ पैर, वो अपने हाथ पैर मारता है लेकिन पार नहीं पड़ती। अब क्या होता है कि ये जो प्लेटलेट्स है ना, जो प्लेटलेट्स यहाँ से निकल रही है इस घाव से, यहाँ से जब ये बाहर निकल रही होती है तो एक प्लेटलेट यहाँ पहुंची, डैमेज हो गई, हाय तौबा करने लगी, हाय मर गई, हाय मर गई। इधर से दूसरी प्लेटलेट्स आई बचाने कि बहन के क्या हो गया, जाके संभालते तो हैं, वो भी आकर डैमेज हो गए। इस टाइप से प्लेटलेट्स जो है वो डैमेज हो रही हैं और बॉडी से बाहर आ रही हैं। तो सारी प्लेटलेट्स जो है वो कहती है कि इससे बाहर नहीं पड़ेगी, यूनिटी में पावर होती है, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो क्या कर लेती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है और इस घाव वाली जगह पर प्लेटलेट्स जो है वो कुछ इस टाइप से अपने एक दूसरे के पास में आ जाती है। प्लेटलेट्स जो है वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के पास में आ जाती है, लेकिन फिर भी इनके बीच में स्पेस बच जाता है। मोस्टली घाव तो इन्होंने भर दिया लेकिन फिर भी इनके बीच में स्पेस बच जाता है और अब भी उस स्पेस के अंदर से ब्लीडिंग होती जा रही है, खून उसके अंदर से निकलता जा रहा है। तो प्लेटलेट सोचती है कि ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, हमारे पास इतनी पावर थी उतनी तो हमने यूज कर ली, इस ये जो हमारा युद्ध चल रहा है यहाँ पर खून को रोकने का, ठीक है, उस युद्ध के अंदर हमने जितना हमारे पास था सारा लगा लिया, लेकिन अब भी पार नहीं पड़ रही है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती है, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक केमिकल बना लेती है। इधर डैमेज टिश्यू को कहा जाता है कि भाई तुम भी की कर, तो ये भी अपने पास जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को ये भी थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये मैसेज किसके पास आता है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है तो ये जो आरबीसी है ना, ये आरबीसी भागी भागी जाती है लीवर के पास में। किसके पास जाती है, लीवर के पास में जाती है, यकृत के पास में जाती है और जाकर वहां पर ये कहती है कि मैं तो लारो छुटाई है अपन प्लेटलेट्स फंस गई। ठीक है, ये जाके क्या कहती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आरबीसी वहां जाके कहती है कि मैं तो लारो छुटाई है, लेकिन आरबीसी अपने ये जो प्लेटलेट्स है ये वहां पर फंस चुकी है। तो लीवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, बॉडी के अंदर कुछ भी हो जाए होता है तो जिम्मेदार लीवर, ठीक करता है तो उत्तरदायित्व भी लीवर का। लीवर को जब एक बात पता चलती है तो वो बोलता है कि कोई बात को नहीं, बेंगो दिमाग खराब हो को उल्टे बाद ले ली, लेकिन अब अपन तो किया नहीं ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो बेंग सागाऊ आपन और काम तमाम उसी। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, लीवर कुछ इस टाइप का ऑर्गन होता है। लीवर मैं आपको थोड़ा बना के बता देता हूं। लीवर जो है वो ऐसा एक तिकोना सा ऑर्गन होता है। ठीक है, इस टाइप का एक ऑर्गन होता है, ये है आपका लीवर। लीवर क्या काम करता है, लीवर के पास में एक मैसेंजर होता है। मैसेंजर बोल लीजिए या यूं समझिए कि जो लीवर है इसके पास में एक अच्छा खासा नॉलेजेबल मंत्री होता है। ठीक है, हमारा सचिन जी वर्गो, तो वो मंत्री क्या कहता है, उस मंत्री का नाम और बता देता हूं। यहां पर वो जो मंत्री है उसका नाम है विटामिन के। क्या नाम है, विटामिन के। लीवर कहता है कि देखो अब अपने को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपना राज्य है और इसके अंदर ऐसा कुछ घटनाक्रम घटित हो गया है तो हमें इसको कैसे ना कैसे करके मैनेज करना पड़ेगा। तो वो विटामिन के से राय लेता है। जब विटामिन के से राय लेता है तो विटामिन के बोलता है कि हमारे पास में एक सेनापति है, एक कमांडर है जो
इस घटना से निपट सकता है। लीवर ने पूछा बताओ भाई कौन है, नाम बताओ और जल्दी से उसको बुलाओ ताकि वो वहां पर जाए और जाकर इस चीज को सेट करे। विटामिन के बताता है कि उसका नाम प्रोथ्रोम्बिन है। क्या नाम है उसका? ये कहता है कि उसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन है। याद आया? प्रोथ्रोम्बिन कौन सा? ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर नंबर 2। ठीक है, विटामिन के कहता है कि हमारे पास में एक अच्छा सा सेनापति है जो इस सिचुएशन से हमें निजात दिला सकता है, जो इस घटना से हमारे को बाहर निकाल सकता है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो लीवर आदेश देता है कि फटाफट प्रोथ्रोम्बिन को बुलाया जाए और उसे ऑर्डर दिया जाए कि सीमा पर जाओ और लड़ाई के अंदर जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हो रहा है उसको जाके शांत करो, दुश्मनों को मारो काटो और वहां से उनको भगाओ। प्रोथ्रोम्बिन उतावला हो जाता है। ठीक है, जैसे इसको आदेश मिलता है, पता चलता है, अब ये सेनापति होते हैं ना, दिमाग वगैरह नहीं होता है इनके पास में, इनके पास में सिर्फ तलवारें चलानी आती है इनको। तो प्रोथ्रोम्बिन उतावला हो जाता है, भागा भागा जाता है। जैसे ही वहां पहुंचता है, कहां? ये पहुंचता है इस डैमेज्ड पैलेस के ऊपर। जब वहां जाता है तो जाता तो है ठंडे स्वभाव से, भागा भागा जाता है लेकिन आराम से जाता है कि ठीक है जाके अपनी सिचुएशन देखेंगे उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। यानी कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, ये प्रोथ्रोम्बिन है इनएक्टिव। कौन सा प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है, अक्रिय प्रोथ्रोम्बिन है, निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन है। ये गया उस पैलेस पे, वहां गया तो जाते ही उसको सबसे पहले किसकी मुलाकात हुई उसके साथ में? उसकी मुलाकात हुई थ्रोम्बोकाइनेज के साथ में। किसके साथ में? थ्रोम्बोकाइनेज के साथ में। ये कौन है? ये प्लेटलेट्स के अंशु हैं। ठीक है, कौन है? प्लेटलेट्स के अंशु हैं, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, प्लेटलेट्स रो रही है, रोते रोते आंसुओं के रूप में थ्रोम्बोकाइनेज को बहा रही है। प्रोथ्रोम्बिन गया, देखा तो वहां पर पता चला कि प्लेटलेट्स के आंसू हैं ये। ठीक है, उन आंसुओं से पूछा भाई आप क्यों बह रहे हो? इतने अनमोल हो फिर भी क्यों बह रहे हो? आंसू सबसे अनमोल होते हैं, याद रखना। ठीक है, इतने अनमोल हो फिर भी क्यों बह रहे हो? तो ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक बावड़ा था और उसने क्या काम कर लिया? कट कर लिया और उस कटिंग से खून निकलने लगा। खून निकलने लगा तो प्लेटलेट्स में हमदर्दी जाग गई, वो वहां पर गई तो उसको खुद को नुकसान हो गया और हमारे जैसे अनमोल रत्नों को बाहर निकलना पड़ा। थ्रोम्बोकाइनेज जैसे ये बात प्रोथ्रोम्बिन को बताई, प्रोथ्रोम्बिन गुस्सा हो गया कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन जैसे गुस्सा हुआ तो गुस्से के अंदर चाहे आदमी कितना ही नींद में हो, कितना ही इनएक्टिव हो, जब रीस आती है ना तो सारा कुछ अपने आप एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म से अब क्या हो गया? एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ये एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन। और एक्टिव कंडीशन में आते ही प्रोथ्रोम्बिन गुस्से में आते ही क्या काम करने लगा? प्लेटलेट्स को डांटने लगा। तन्ने अटके पड़ी बैठाने की, कोई मरा हो तो मरण दे आज जोगेंगे लारो छुटा रहा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स को डांटने लगा। प्लेटलेट्स ने कहा भाई क्या करूं, कालजो बहुत अच्छो है जी, कौन माने। ठीक है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो लारो छुटा के उड़ गया, लेकिन मेरी कौन बात पड़ी, मैंने आनो ही पड़ियो। अब वो टिश्यू को रोड़ा करता है, टिश्यू को डांटता है। टिश्यू को डांटता है तो वो बोलते हैं कि ये मारा तो बस मैं ही को नहीं, अब दिल लगानियों को क्या करा के यही लगावे। ठीक है, तो वो इन दोनों को सिर्फ डांटता है, पल्ले धल्ले इसके भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं सोचा कि मैं कोई प्लानिंग कर लूं और इस चीज को बंद कर दूं, प्लानिंग नहीं की, उसने इनको डांटा। ठीक है, अब डांट रहा है, फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसी टाइम फिर से डब्ल्यूबीसी का चक्कर लग गया। पहले आरबीसी ने मैसेज दिया था, अब डब्ल्यूबीसी का चक्कर लग गया। डब्ल्यूबीसी भागी भागी फिर लीवर के पास गई, का मरण जोगड़ा किने भेजियो है,
किन भेजे है? प्रोथ्रोम्बिन ने भेजे है। और वो जागे भटक है, पंचायतीकरण ला रही काम की कौन करे? ये बात जब वहां पर पता चली तो लीवर ने फिर विटामिन के को बोला कि भाई एक सेनापति तो फेल हो गया, दूसरों ने निकाल पाए। तो इसने कहा कि अपने पास में एक और है और वो उससे भी अच्छा है। जब ये बात बोली तो लीवर ने आदेश दिया, बताओ कौन है? पहले तो बनाया था किसको? प्रोथ्रोम्बिन को। अब लीवर को ने जब दोबारा विटामिन के को बोला तो विटामिन के ने कहा कि हमारे पास एक और है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फाइब्रिनोजन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो इसने कहा फाइब्रिनोजन को बुलाया जाए। फाइब्रिनोजन आया, भागा भागा। आदेश दिया गया कि जाओ और जाके युद्ध समाप्त करके ही वापस आना, वरना अगर युद्ध हार के आए तो कलमा आपका जो सर है वो कलम कर दिया जाएगा। फाइब्रिनोजन ने कहा कि बट्ठे मरिया तो ही ठीक, रट्ठे मरिया तो मरनो ही ना, बट्ठे ही मर जावा। ठीक है, फाइब्रिनोजन भागा भागा गया। जैसे ही फाइब्रिनोजन वहां पहुंचा, कहां पर? उस डैमेज्ड पैलेस पर। जब फाइब्रिनोजन वहां पर पहुंचा तो फाइब्रिनोजन को मैसेज देने वाला पदार्थ कौन है? एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन ने जाकर किससे बात की? फाइब्रिनोजन ने जाकर बात सीधी की प्रोथ्रोम्बिन से कि बता भाई क्या बात हुई है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है उसने क्या कहा? फाइब्रिनोजन को पूरा घटनाक्रम बता दिया। जैसे ही फाइब्रिनोजन को घटनाक्रम बताया, फाइब्रिनोजन जो है इसने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि देखो अब अपने को ऐसे रोने से तो काम होगा नहीं, हमें कोई प्लानिंग बनानी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। और उस योजना के दौरान इसने क्या किया कि अपने सैनिकों को 4 हिस्सों में बांट लिया। ठीक है, और फिर उनको अलग अलग डायरेक्शन से वहां पर भेजा और भेजकर बोला कि इस प्रकार से आपको काम करना है और हम इस पैलेस पर विजय प्राप्त करके जाएंगे। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन ने जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन से ये मैसेज लिया तो ये खुद एक्टिव हो गया और इससे बन गया फाइब्रिन। ठीक है, इससे क्या बन गया? फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है ये एक इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन होती है। इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन होती है, यानी कि बिना घुलने वाली रेशेदार प्रोटीन जो है ये होती है आपकी फाइब्रिन। ठीक है, तो फाइब्रिन एक रेशेदार प्रोटीन है और ये रेशेदार प्रोटीन क्या काम करती है? ये उस पैलेस पे जाती है और प्लेटलेट्स को सहारा प्रदान करती है। यहां जाकर ये जो बीच में स्पेस पड़ा था प्लेटलेट्स के बीच में, इस स्पेस को ये फिलअप कर देती है। ये जो स्पेस है इस स्पेस को ये फिलअप कर देती है, जिससे यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और पूरा का पूरा जो ब्लड है ये ब्लड सर्कुलेट करना बंद कर देता है, मतलब ये ब्लड बहना बंद कर देता है। ठीक है, तो जैसे ये फाइब्रिन जो है, जो इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपकी इस पैलेस पे जाती है। इस पैलेस पे जाके यहाँ पर फाइबर यानी कि धागेनुमा संरचनाओं को उस बीच वाली जगह के अंदर फंसा देती है। और जैसे ये फाइबर्स यहाँ आते हैं तो प्लेटलेट तो यहाँ पहले से थी, जो WBC एंड RBC जो थी ना वो भी अब यहाँ पर आने लगती है कि अब हम सेफ हैं, तो वो भी इस जगह पर आकर यहाँ पर फंसना शुरू हो जाती है। और ये जो आपका पैलेस था इस जगह पर एक थक्का बन जाता है। ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं ब्लड क्लॉट। क्या नाम देते हैं इसको अपने? ब्लड क्लॉट। ठीक है, और जैसे ही ब्लड क्लॉट बनता है ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस जो हमने एक कहानी के माध्यम से समझी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, इसमें चोट लगी, चोट लगने से ब्लड बहने लगा, ब्लड बह रहा है तो ब्लड के साथ RBC WBC वगैरह जो भी हैं वो भी सारे बाहर आ रहे हैं। तो RBC WBC ने तो कह दिया कि हमारी यहाँ पर पार नहीं पड़ती, लेकिन प्लेटलेट्स कोशिश करती है इसको रोकने का। जब वो रोकने का कोशिश करती है तो टिश्यू तो कट की वजह से डैमेज हो गया और प्लेटलेट्स के सरफेस पर आके जब टकराई तो वो डैमेज हो गई। दोनों डैमेज होने पर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को सीक्रेट करता है और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज को सीक्रेट करता है। ठीक है, और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में बदलने का काम करता है। किसकी हेल्प लेकर? कैल्शियम+2 की हेल्प लेकर। किसकी हेल्प लेकर? कैल्शियम+2 की हेल्प लेकर। ठीक है,
कैल्शियम +2 की हेल्प लेकर वो इसे एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में बदलता है। एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है। फाइब्रिन एक इनसोल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। और ये फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये दोनों लीवर के द्वारा बनाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं। विटामिन के की इसमें हेल्प ली जाती है। फाइब्रिन उस चोट वाले स्थान पर जाता है, एक फाइब्रस नुमा रेशेदार प्रोटीन होती है जो उस चोट वाले स्थान पर जाएगी। स्पेस के अंदर इसके धागे फंस जाएंगे, तो इन धागों के साथ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी फंस जाती है और एक गाढ़ा पदार्थ बन जाता है जिसे अपने बोलते हैं क्लोट बन गया, ठीक है। यानी कि ब्लड का स्कंदन हो गया, रक्त का स्कंदन हो गया, रक्त वहां पर जम गया और खून जो है वो बाहर निकलना बंद हो गया। तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रक्त स्कंदन की प्रक्रिया। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर आपने ध्यान रखना है कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, डैमेज्ड प्लेटलेट्स क्या सीक्रेट करती है? थ्रोम्बोकाइनेज। डैमेज टिश्यू क्या सीक्रेट करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब थ्रोम्बोकाइनेज में बदलता है तो किसकी हेल्प लेता है? कैल्शियम की। प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में बदलता है तो किसकी हेल्प लेता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंड कैल्शियम की। और जब आपका फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज होता है तो ये किसकी हेल्प से होता है? एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एंड कैल्शियम की, ठीक है। यहां से ये भी आ सकता है कैल्शियम कौन सा फैक्टर है? चौथा। थ्रोम्बोकाइनेज जो है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये कौन सा फैक्टर है? तीसरा। प्रोथ्रोम्बिन दूसरा, फाइब्रिनोजन पहला, और फाइब्रिन जो है ये यहां पर जो बना है ये अपने 13वें फैक्टर के कारण बनता है। मतलब फाइब्रिन प्रोटीन बनी, और फाइब्रिन प्रोटीन जब रेशेदार धागों में बदलती है तो किस वजह से बदलती है? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की वजह से बदलती है। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर यानी 13वें फैक्टर के कारण बदलती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब एक नया प्रश्न आपका पेपर में क्या बनेगा कि जब ब्लड बॉडी से बाहर आता है, जब ब्लड बॉडी से बाहर आता है तब उसकी क्लॉटिंग होती है, बॉडी के अंदर उसकी क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? बॉडी के अंदर उसकी क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? तो हम यहां पर बोलेंगे कि बॉडी के अंदर उसकी क्लॉटिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं प्रतिस्कंदक पदार्थ। जब तक ब्लड हमारी बॉडी के अंदर होता है, ब्लड के अंदर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि हिपेरिन, ठीक है। अपनी बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? हिपेरिन। ये हिपेरिन क्या है? ये हिपेरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है। हिपेरिन क्या है? एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो ब्लड के स्कंदन को रोकता है, जो ब्लड के स्कंदन को रोकता है, ठीक है। तो ये जो हिपेरिन है ये स्कंदन रोकने का काम करता है, इसलिए इसे अपने प्रतिस्कंदक बोलते हैं। तो हिपेरिन जो है ये अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है तो खून को जमने से रोकता है, इसलिए जब तक खून हमारी बॉडी के अंदर है तब तक वो नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? हिपेरिन की वजह से नहीं जमता। अब आप पूछेंगे कि हिपेरिन के जैसे कोई और पदार्थ भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। हिपेरिन के जैसे और क्या क्या पदार्थ हैं? हिपेरिन के जैसे और अगर पदार्थों की बात की जाए तो एक का नाम है मोस्किटिन। क्या नाम है? मोस्किटिन, जो मच्छर के द्वारा, जब मच्छर काटता है तो मच्छर हमारे ब्लड में छोड़ता है, जिससे मच्छर के काटने के बाद थोड़े समय के लिए खून नहीं रुकता। इसके अलावा हीरुडिन, जब हीरुडिनेरिया यानी जोंक हमें काटता है, जब जोंक काट लेता है तो जोंक के काटने के बाद में, ये एक बार थोड़ा कट कर लेना इसको भाई, ठीक है। ये टेक्निकल इश्यू है थोड़ा, तो इसको ध्यान में रखना है। हिपेरिन, मोस्किटिन, हीरुडिन। हीरुडिन यानी जब जोंक हमें काटता है तो जोंक के काटने से भी थोड़े समय के लिए ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि जोंक हमारे ब्लड में क्या छोड़ देता है? हीरुडिन छोड़ देता है, ठीक है। तो हिपेरिन, मोस्किटिन, हीरुडिन जो है ये क्या है? ये हैं आपके नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स हैं ये, ठीक है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है हिपेरिन, मोस्किटिन, हीरुडिन। जबकि अगर पूछ लिया जाए आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स कौन से हैं, यानी कि केमिकल कौन से हैं जो ब्लड बैंक के अंदर खून को जमने से रोकते हैं। ब्लड बैंक यानी एक ऐसी जगह है जहां पर ब्लड को
लंबे समय के लिए स्टोर किया जाता है। कितने दिन के लिए? 21 डेज के लिए, जहां पर ब्लड को स्टोर किया जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। 21 दिन के लिए और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर जहां पर ब्लड को स्टोर किया जाता है, उस जगह पर ब्लड को जमने से कैसे रोका जाता है? वहां ब्लड को कैसे रोका जा सकता है कि ब्लड ना जमे? तो वहां पर उसमें आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स मिलाए जाते हैं। और वो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन से हैं? ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स के अंदर एक का नाम आता है EDTA। EDTA। एक का नाम क्या लिया जाता है? सोडियम डेक्सट्रेट। सोडियम डेक्सट्रेट। और एक का नाम क्या लिया जाता है? सोडियम साइट्रेट। ये कुछ केमिकल्स हैं जो उस ब्लड के अंदर मिला दिए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते और ब्लड बैंक में उस ब्लड को जमने भी नहीं देते। आप पूछेंगे EDTA की फुल फॉर्म, तो EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है? EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ये आपके कुछ एक पदार्थ है जो प्रतिस्कंदक होते हैं, जिन्हें आपने ध्यान रखना है। तो इसके साथ में ही आपका ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट होता है। कल से हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और वो रहेगा रिप्रोडक्शन, यानी कि जंतुओं में जनन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से जंतुओं में जनन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा एक टॉपिक ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स जो एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट था और जेट के सिलेबस का हिस्सा था, वो आज की इस क्लास के साथ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट आपका टॉपिक से रिलेटेड हो तो वो आप हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो डाउट सेक्शन दिया गया है वहां आप अपना डाउट सबमिट करवा सकते हैं। समय रहते आपके उस डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली क्लास में। इसके साथ में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और बायोलॉजी को इसी प्रकार की कहानियों के साथ हम पूरा करते रहेंगे। ओके।